नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन पाठ के बारे में। इस पाठ के लेखक का नाम है धीरंजन मालवे और ये पाठ प्रस्तावित है सीबीएसई की कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स बी के लिए। तो शुरू करते हैं वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन पर एक विशेष अध्ययन। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के उद्देश्यों पर विचार कर लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग चंद्रशेखर वेंकट रामन के संघर्षमय जीवन की झलक देख पाएंगे, रामन प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रामन प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में रमन इफेक्ट्स कहते हैं। सवाल सफलता का सोपान होता है, अर्थात आप सवालों को हल करते जाएंगे। आप क्यों, कौन, कैसे, क्या ऐसे प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे उतनी ही सफलता का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होती जाएगी। दृढ़ इच्छा शक्ति की परिणति सफलता है, अर्थात जब आप स्ट्रॉन्ग विल से कुछ भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वैज्ञानिक प्रतिभा से अवगत होंगे। वैज्ञानिक प्रतिभा अर्थात साइंटिफिक ब्रिलियंस से आप अवगत होंगे। नवीन शब्दों की जानकारी मिलेगी, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारे साइंटिफिक वर्ड्स जानने को मिलेंगे। हम लोग लेखक परिचय के बारे में संक्षिप्त रूप से विचार कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है धीरंजन मालवे। इनका जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था। इन्होंने एमएससी सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक, एमबीए तथा एलएलबी की शिक्षा ग्रहण की है। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हैं। आकाशवाणी अर्थात ऑल इंडिया रेडियो। मालवे जी विभिन्न वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। इन्होंने आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन तथा प्रसारण भी किया। इनकी भाषा सरल, सुबोध तथा वैज्ञानिक शब्दावली युक्त है। इनकी भाषा में यत्र तत्र अन्य भाषाओं का प्रयोग भी मिलता है। मालवे जी ने कई महान भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन वृत्त भी लिखे हैं, जो इनकी पुस्तक विश्व विख्यात भारतीय वैज्ञानिक में संकलित है। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, प्रस्तुत पाठ में विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता और महान भारतीय वैज्ञानिक श्री चंद्रशेखर वेंकट रामन के संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है। आपको बता दूं, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रामन पहले हैं। रामन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी शैक्षिक उपलब्धियों के साथ साथ एक सच्चे भारतीय की अपने देश के प्रति अटूट देशभक्ति की भावना को लेखक ने बड़ी सहजता से उभारा है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित तथा भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी वेंकट रामन ने सीमित संसाधनों के बावजूद किस प्रकार विश्व में भारत को शीर्ष स्थान पर प्रतिस्थापित किया, यह पाठ से बखूबी स्पष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर यह पाठ रामन के एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक बनने की संघर्षपूर्ण यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अब आते हैं हम लोग इस पाठ के पात्र परिचय पर। तो आपको बता दूं, मुख्य रूप से इस पाठ में 3 ही पात्र हैं। पहला, रामन के पिताजी। इनका नाम आर चंद्रशेखर अय्यर है। विज्ञान के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। गणित और भौतिकी के ये शिक्षक थे। गणित अर्थात मैथमेटिक्स, भौतिकी अर्थात फिजिक्स। बचपन से ही रामन को गणित तथा भौतिकी की शिक्षा इन्होंने ही दी थी। रामन को जगत प्रसिद्ध बनाने में इनका अहम योगदान था और रामन की अभूतपूर्व सफलता की नींव, फाउंडेशन, बुनियाद इन्होंने ही रखी थी। अब आते हैं सर आशुतोष मुखर्जी पर। ये उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, अर्थात एजुकेशनिस्ट थे। ये रामन की अद्वितीय प्रतिभा से प्रभावित थे। इन्होंने ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर पद के लिए रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा था। रामन ने सरकारी नौकरी छोड़कर मुखर्जी महोदय का प्रस्ताव
स्वीकार कर लिया था। अब आते हैं चंद्रशेखर वेंकटरामन पर। तो इनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ। ये प्रकृति प्रेमी थे और जिज्ञासु थे, अर्थात बहुत क्यूरियस थे, जानने की इन्हें बहुत इच्छा रहा करती थी। स्कूल और कॉलेज में उच्च अंकों से ये उत्तीर्ण हुए हैं। वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए ये सदैव लालायित रहते थे। इनका पहला शोध पत्र अर्थात रिसर्च पेपर फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता स्थित भारत सरकार के वित्त विभाग में ये अफसर के रूप में नियुक्त हुए थे, वो भी महज 18 साल की उम्र में। दफ्तर से छुट्टी पाते ही बहु बाजार स्थित एक संस्था की साइंस प्रयोगशाला में शोध कार्य किया करते थे। अर्थात जैसे ही इनके दफ्तर का कार्यकाल समाप्त होता था, कोलकाता के बहु बाजार स्थित एक साइंस प्रयोगशाला में, साइंस लेबोरेटरी में ये रिसर्च का काम किया करते थे। इन्होंने विभिन्न देसी तथा विदेशी वाद्य यंत्रों पर शोध किया। वाद्य यंत्र अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर शोध कार्य किया। 1917 में सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद ग्रहण किया। उस समय वित्त विभाग में काम करने के दौरान एक तो सैलरी इन्हें बहुत अच्छी खासी मिलती थी और सैलरी के साथ साथ और सुख सुविधाएं थी। उन सब का त्याग करके इन्होंने सरस्वती की साधना अर्थात प्रोफेसर के पद को स्वीकार कर लिया। सन 1928 में रामन प्रभाव की महान खोज की। रामन प्रभाव, रमन इफेक्ट्स, और इसके बाद तो मानो पुरस्कारों की, सम्मानों की लड़ी सी लग गई। इन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली, सर की उपाधि मिली, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, रोम का मैथ्यूसी पदक इन्हें मिला, रॉयल सोसाइटी के ह्यूज पदक से सम्मानित किया गया, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट के फ्रैंकलिन पदक से भी सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार इत्यादि के साथ साथ भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखते हैं पाठ की छवि। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पहले तो एबीएन कॉलेज से पूरी की, एबीएन कॉलेज। उसके बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज आए, यहाँ से उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ पूरी की और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इन्हें क्या क्या सम्मान मिला। तो द रॉयल सोसाइटी जो है उन्हें इनकी सदस्यता मिली, साथ ही साथ भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब हम लोग देखते हैं रामन के प्रयोग क्या क्या थे। तो सबसे पहले इन्होंने भारतीय वाद्य यंत्रों और पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर शोध कार्य किया और इन्होंने इस भ्रांति को तोड़ दिया कि पाश्चात्य वाद्य यंत्र भारतीय वाद्य यंत्रों की तुलना में श्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता था कि पियानो, चेलो या गिटार ये जो है ये उत्कृष्ट वाद्य यंत्र है, जबकि वीणा, तानपुरा ये उतने उत्कृष्ट वाद्य यंत्र नहीं है। लेकिन इन्होंने इन वाद्य यंत्रों के पीछे होने वाले कंपन का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया और इस भ्रांति को तोड़ दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र घटिया है। इन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र भी उत्कृष्ट कोटि के हैं। इसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया रमन इफेक्ट्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात इसे हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अर्थात जब सूर्य की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करती है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं या छोटे छोटे पदार्थों के कण होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की जो किरण होती है वो बिखर जाती है। उसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसे प्रमाणित करने के लिए इन्होंने सूर्य की किरण को एक प्रिज्म से पार किया और पता चला कि सूर्य की किरण में मिलियंस ऑफ कलर है, लेकिन मुख्य रूप से 7 कलर है, जिसे हम लोग कहते हैं विवग्योर। और ये जो विवग्योर है इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो वायलेट अर्थात बैंगनी की होती है और ये धीरे धीरे घटते क्रम में जाता है और सबसे कम ऊर्जा होती है रेड की अर्थात लाल की। इस आधार पर इन्होंने ये तय किया कि जब भी कोई एक वर्णीय प्रकाश किसी भी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से होकर गुजरती है तो या तो वो अपनी ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं, अपनी एनर्जी का कुछ अंश खो देते हैं, या इसके ठीक विपरीत अपनी ऊर्जा
को और बढ़ा लेते हैं, जिस वजह से उसके कलर में, उसके रंग में चेंजेस आता है। और इसी से इन्होंने तरह तरह के प्रयोग को अंजाम दिए। इन्होंने ये भी पता लगाया कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। इसके लिए हम लोग ऐसे अध्ययन कर सकते हैं, सूर्य की किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल कणों के कारण सूर्य की जो किरणें होती है वो बिखर जाती है, और इस बिखराव में जो सबसे ज़्यादा किरण बिखरती है वो है वायलेट, इंडिगो और ब्लू, जिसे हम लोग बैंगनी, आसमानी और नीला कहते हैं। ये इतना फैल जाता है कि यहाँ पर आप देखिए, ये इतना फैलता है, इतना बिखराव होता है कि ये सब कलर मिलकर केवल नीला कलर ही रह जाता है, जिसकी वजह से समुद्र का रंग नीला और आसमान का रंग भी हमें नीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद इन्होंने और एक बात का अध्ययन किया, और वो ये था कि जब भी एक वर्णीय प्रकाश किसी ठोस रवेदार पदार्थ से होकर गुजरती है तो उसके वेवलेंथ में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। मान लीजिए कोई किरण इस रेंज में जा रही है और वो इससे पार होगी, तो या तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा का कुछ अंश खो देंगे या कुछ अंश पा जाएंगे। और इस आधार पर किसी भी पदार्थ के परमाणुविक संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना आसान हो गया। हम लोगों ने इस माध्यम से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर आता है उसके बारे में अध्ययन करना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया। साथ ही साथ इस प्रयोग से उन्होंने आणविक संरचना, जिसे हम लोग मोलेक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना भी आसान हो गया। ये हम लोग कुछ देख सकते हैं, उनके प्रयोगशाला का ये चित्र है। अच्छा, इसके बाद रामन ने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि भौतिक विज्ञान के तरह तरह के प्रयोग वहाँ किए जा सके, और भौतिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक पत्रिका का भी प्रारंभ किया जिसे इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के सार पर। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, इस पाठ के सार को ध्यान से सुने ताकि ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। सन 1921 में एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र की नील वर्णीय आभा उनकी जिज्ञासा का कारण बनी। इन्होंने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और विश्वविख्यात बन गए। स्कूल तथा कॉलेज में उच्च अंक तथा स्वर्ण पदक पाने वाले रामन को मात्र 18 वर्ष में भारत सरकार के वित्त विभाग में नियुक्ति मिली। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक रामन के मन में अपने देश के प्रति अथाह श्रद्धा थी। भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर तथा भारत में विज्ञान की उन्नति के अभिलाषी वेंकट रामन के जीवन, संघर्ष तथा एक प्रतिभावान छात्र से एक महान वैज्ञानिक तक की गाथा को लेखक ने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में जन्मे श्री रामन बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयत्नरत रहते थे। अपने कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया था। उनका प्रथम शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। बहुबाजार स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में उपकरणों के अभाव के बावजूद भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने की साधना करते रहे। इन्हीं दिनों रामन वाद्य यंत्रों की ओर भी आकृष्ट हुए और विभिन्न देसी तथा विदेशी वाद्य यंत्रों पर शोध कार्य करके पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को भंग किया कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्र की अपेक्षा घटिया हैं। इन्होंने अनेक ठोस, रवेदार तथा तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया तथा रामन प्रभाव की खोज ने भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। रामन की खोज के परिणाम स्वरूप अणुओं और परमाणुओं की अर्थात मॉलिक्यूल्स और एटम्स की आंतरिक संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन और भी सरल हो गया। रामन प्रभाव की खोज ने इन्हें विश्व के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद पुरस्कारों और सम्मानों की मानो लड़ी सी लग गई। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। रामन ने अपने बाल्यावस्था से लेकर अपने महान खोज तक
तरह तरह के संसाधनों के अभाव को झेला था। इसलिए इन्होंने बेंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान की स्थापना की तथा इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। आज रामन के संघर्षमयी जीवन से किशोर एवं युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिलती है और वे भी प्रकृति में छिपे रहस्यों को अनावृत करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर पर। रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? देखिए, रामन एक भावुक प्रकृति प्रेमी के अतिरिक्त एक वैज्ञानिक जिज्ञासु भी थे। यह जिज्ञासा उन्हें विभिन्न रहस्यों को सुलझाने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहती थी। समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी? समुद्र यात्रा को देखकर रामन के मन में दो जिज्ञासाएं उठी। पहली, समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है और अगर नीला होता है तो नीले होने के पीछे क्या क्या कारण विद्यमान है? रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, गणित और भौतिकी की, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन द्वारा रामन उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें, लेयर्स खोलने के प्रयास में लगे हुए थे और उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र भी उत्कृष्ट कोटि के हैं, टॉप क्वालिटीज के हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? रामन सुख सुविधापूर्ण सरकारी नौकरी को छोड़कर विश्वविद्यालय की नौकरी में इसलिए आ गए क्योंकि वो धन से ज़्यादा, लक्ष्मी से ज़्यादा सरस्वती को महत्वपूर्ण मानते थे। सरस्वती की साधना में अपना जीवन व्यतीत करना उनके लिए ज़्यादा सुखद होता। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? सन 1921 में अपनी समुद्री यात्रा के दौरान रामन के मस्तिष्क में यह सवाल हिलोरे ले रहा था कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। इस दिशा में प्रयोग करते हुए उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसे रामन प्रभाव या रमन इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया था? देखिए, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश जो है वो अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। उन्होंने इसे फोटोन की संज्ञा दी थी, फोटोन। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? रामन की खोज ने अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बनाया। अणुओं अर्थात मॉलिक्यूलर और परमाणुओं अर्थात एटॉमिक इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन को सहज बनाया। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा यह थी कि वो अपना सारा जीवन शोध कार्यों में लगा दे, लेकिन धन के अभाव में वो ऐसा नहीं कर सके। वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की या इस भ्रांति को तोड़ने में सफल हुए कि भारतीय वाद्य यंत्र घटिया किस्म के होते हैं। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र भी उत्कृष्ट कोटि के हैं। रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? देखिए, जब सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिक्त प्रोफेसर पद को स्वीकार करने के लिए कहा, उस समय रामन के लिए ये कठिन निर्णय था क्योंकि वो जिस पद पर थे उस पद में तो उन्हें सैलरी के अलावा और बहुत सी सुख सुविधाएं, जिसे हम लोग पक्ष कहते हैं, वो मिलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सरस्वती की साधना को ही प्रधानता दी और प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लिया। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो देखिए, उन्हें द रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली, सर की उपाधि मिली। 1930 के आसपास उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मैथ्यूसी पदक दिया गया, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक दिया गया, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट के फ्रैंकलिन पदक से सम्मानित किया गया, सोवियत रूस के लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया क्योंकि उन्हें ये सम्मान और पुरस्कार उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों के अधीन था।
दासता की बेड़ियों में जकड़ी भारतीय जनता के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का जब लगातार ह्रास हो रहा था, लगातार डाउनफॉल हो रहा था, ऐसे समय में किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिल जाना डूबते हुए को उठा देने के समान था। इसीलिए कहा गया है कि उन्होंने भारतीय चेतना को जागृत किया। रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी रामन ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा और स्वाभाविक रुचि को अक्षुण्ण बनाए रखा। दफ्तर से छुट्टी होते ही ये कोलकाता के बहू बाजार में स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में नितांत उपकरणों के अभाव में या काम चलाऊ उपकरणों के साथ ही इन्होंने इतनी बड़ी खोज कर डाली और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ये एक प्रकार का हठयोग था। रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से होकर गुजरती है तो गुजरने के पश्चात उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है। इसमें 2-3 कंडीशन बनती है। एक ये कंडीशन बनती है कि गुजरने के दौरान वो प्रकाश या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या ऊर्जा का कुछ अंश पा लेते हैं और बहुत कम समय में ऐसा होता है कि वो पहले जैसी स्थिति में रहते हैं। और इस अध्ययन के बाद उन्होंने पदार्थों के आणविक संरचना और परमाणविक संरचना का सटीक अध्ययन करना शुरू कर दिया और विज्ञान के क्षेत्र में इससे काफ़ी क्रांति आई। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? देखिए, रामन की खोज रामन प्रभाव की सहायता से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना सरल हो गया, अर्थात मॉलिक्यूलर इंटरनल स्ट्रक्चर और एटॉमिक इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना आसान हो गया। पहले इसके लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ली जाती थी जिसमें त्रुटियों की संभावना बनी रहती थी, लेकिन इस आविष्कार के बाद अब बिल्कुल सटीक जानकारी इन्हें प्राप्त होने लगी। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। रामन का जीवन संघर्षमय रहा है। जब ये शोध कार्य कर रहे थे तब भी इनके पास काम चलाऊ या उपकरणों का नितांत अभाव था। एक साधारण सी प्रयोगशाला में इन्हें अपने रिसर्च को पूरा करना पड़ता था। बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी और रामन प्रभाव की महान खोज की। इसीलिए इन्होंने रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि भौतिकी से जुड़े, फिजिक्स से जुड़े किसी भी प्रकार के शोध कार्य को आसानी से अंजाम दिया जा सके। और साथ ही साथ इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जो थी द इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लोग तो ये खुद ही लिख सकते हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रामन जो स्ट्रांग विल वाले थे, दृढ़ प्रतिज्ञ इंसान थे, उन्होंने सोचा था कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरे भारतवासियों को भारतीय होने पर गर्व हो और उन्होंने अपने जीवन में रामन प्रभाव की खोज करके इस बात को सिद्ध कर दिया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन पर पहुंच चुके हैं। मेरा ये मानना है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।